हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूजिंग ईच डिजिट एट मोस्ट वंस। यानी कि मेरे पास 6 डिजिट्स हैं 0 से लेके 5 और मेरे को 2000 से बड़े नंबर बनाने। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि 2000 से बड़े जो नंबर होंगे, द नंबर्स ग्रेटर दैन 2000 विल बी इधर 4 डिजिट्स और 5 डिजिट्स और 6 डिजिट्स। एंड हेयर वन कंडीशन इज मेंशन्ड दैट वी कैन नॉट हैव रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि ईच डिजिट एट मोस्ट वंस विल बी यूज्ड। सो 3 केस होंगे मेरे पास। जब नंबर मेरे पास 4 डिजिट्स का होगा, नंबर मेरे पास 5 डिजिट्स का होगा और नंबर मेरे पास 6 डिजिट्स का होगा। जब नंबर 4 डिजिट्स का होगा, सो दिस प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 4 ऑप्शंस, इधर 2, 3, 4 एंड 5। 0 तो पहले आ ही नहीं सकता है, 1 भी नहीं आएगा क्योंकि पहले 1 आ गया। सो नंबर विल नॉट बी ग्रेटर दैन 2000। तो यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। फॉर दिस प्लेस आई विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस एंड फॉर दिस प्लेस आई विल बी हैविंग 5 ऑप्शंस। वाई? क्योंकि जो डिजिट मैंने यहाँ पे फिल कर दी है वो मैं यहाँ पे अब फिल नहीं कर सकता। तो जो यहाँ पे फिल नहीं कर सकता, तो यानी टोटल 6 में से एक यहाँ पे आ जाएगी। सो आई विल बी हैविंग 5 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस एंड 4 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस एंड अगेन 3 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। तो टोटल नंबर विल बी 4 into 5 into 4 into 3। So 5 into 4 20, 20 into 3 60 into 4 240। and for this place I will be having same concept। अब ये 5 डिजिट का नंबर होगा मेरे पास, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद इधर 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 5 डिजिट का कोई भी नंबर मेरे पास 4 डिजिट के नंबर से बड़ा ही होगा। बट फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास 0 नहीं आ सकता। जब मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। एंड फॉर दिस प्लेस आई विल बी हैविंग 5 ऑप्शंस, क्योंकि 6 में से 0 जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। सो आई हैव 5 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। फॉर दिस प्लेस 5 ऑप्शंस, 4, 3, 2। टोटल नंबर्स विल बी 5 into 4 20, 60, 120, 120 into 5 600। यहाँ पे मेरे पास 600 नंबर्स बनेंगे जो कि 5 डिजिट्स के होंगे। सिमिलरली इस केस के लिए 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो वो तो सब सेम ही है, 1 एक्स्ट्रा आया है। सो इट विल बी अगेन 600। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स which will be greater than 2000 will be either 4 digits or 5 digits or 6 digits, will be equal to 600 plus 600 plus 240 will be equal to 1440। so I will be having A option as the correct option। ठीक है, easy question from this lot। next, for some natural numbers n, assume that factorial 15000 is divisible by factorial n का factorial, the largest possible value of n is। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमारे पास ये है कि n के लिए हमारे पास ऑप्शंस गिवन है और लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू हम ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन में कहता है हमसे कि जो फैक्टोरियल 15000 है, तो फैक्टोरियल तो आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक फैक्टोरियल लिखने का तरीका होता है एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज फैक्टोरियल, ये भी एक फैक्टोरियल का तरीका होता है। फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो आई हैव 2 ways टू राइट द फैक्टोरियल। So factorial 15000 will be equal to 15000 into इससे एक छोटा नंबर which be 14999 multiplied by 14998 and so on up to 3 into 2 into 1। So what is the largest value of n which divides this number factorial 15000? और यहाँ पे डिवाइड किसने करना है? फैक्टोरियल n के भी मेरे पास फैक्टोरियल से। मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है फैक्टोरियल लिखने का, एक्सक्लेमेशन थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टोरियल n का भी फैक्टोरियल लेना है। अब लार्जेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो यहाँ पे 7 है, तो मैं 7 को ट्राई कर लूँगा। यहाँ पे 7 को ट्राई करूँगा तो फैक्टोरियल 7 का भी फैक्टोरियल देखूंगा मैं। तो मुझे पता है कि फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 120। फैक्टोरियल 6 की कितनी हो जाएगी? 6 into 120 विच इज़ 720। फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू हो जाएगी इंटू 7 हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 5040। एंड फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 into 5 5040, तो 40,000 और 320 ये हो जाएगी मेरे पास।
तो ऑब्वियसली जब मैं इसको फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करूंगा, इफ आई डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 5040, तो ऑब्वियसली 5040 मल्टीप्लाइड बाय 5039 मल्टीप्लाइड बाय 5038, ये वाली मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा तो ये कैंसिल होता जाएगा, यानी 5040 तो आएगा ही मेरे पास। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 50 फैक्टोरियल 504 विल बी इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाइड बाय 5039 मल्टीप्लाइड बाय 5038 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा ये। और जब मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा अप टू 3 to 1, तो यहाँ पे ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे, तो ये सब यहाँ पे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल यानी 5040 का फैक्टोरियल जो है वो इसको पूरा डिवाइड कर देगा। लेकिन फैक्टोरियल 8 में अगर ले लेता हूँ यहाँ पे तो 40,320 हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से डिवाइड, ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे और लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन में सॉल्व ही नहीं करना है, कोई वैल्यू निकालनी ही नहीं है हमें, खाली बस इतना सा करना है और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आपके लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कास्टेड देयर वोट्स। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है मेरे पास, लेट्स अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर टी सच दैट कास्टेड वोटर्स आर 80% ऑफ टी। तो मैं मान लेता हूँ टोटल वोटर्स टी हैं, तो कास्टिंग जो वाले वोट्स होंगे वो 80% ऑफ टी होंगे। वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स। तो मेरे पास 4 कैंडिडेट्स हैं, मैं मान लेता हूँ ए बी सी और डी, मेरे पास 4 कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट को मिला है 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3। तो 1:2:3 यानी कि 1/6 आएगा कहीं पे, तो मैं 6 का मल्टीपल टोटल मान लेता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास कास्टेड वोट्स हैं वो 60 का मल्टीपल है, यानी कि 60 के है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल। तो एक कैंडिडेट को मिला है मेरे पास 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, 30% ऑफ कास्टेड वोट्स यानी 30% ऑफ 60 के विच इज इक्वल टू 18 के। तो एक को मिल गया 30% ऑफ कास्टेड वोट्स विच इज 18 के। इसके बाद बाकी कैंडिडेट्स को 1:2:3 में मिला है रिमेनिंग वोट्स का। तो 1/1:2:3 यानी 6, बचा हुआ कितना होगा 60 के माइनस 18 के विच इज 42 के। तो 42 के विच इज इक्वल टू 7 के, ठीक है। तो एक को मिला है 7 के, तो बी को मान लिया मैंने 7 के हो गया। तो सी को 2 टाइम्स ऑफ इट विच इज 14 के एंड ए को मिला है 3 टाइम्स ऑफ इट विच इज 20 के। तो वी विल ऐड दैम, जो होगा मेरे पास 35 और 25 विच इज 60। तो 60 के मेरे पास आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर आर। क्वेश्चन में गिवन है मुझे जो विनर है यानी फर्स्ट नंबर पे आया है और जो सेकंड नंबर पे आया है उनके वोट्स का डिफरेंट 2512 है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया है जिसको 21 के मिले हैं, सेकंड नंबर पे कौन आया है जिसको 18 के मिले हैं। तो 3 का जो डिफरेंस है विच इज गिवन एज मेरे पास 2512। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई है, के की वैल्यू आ गई है 2512 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। अब मेरे पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 के। तो 60 इंटू 2512 डिवाइडेड बाय 3, सी आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, टी की वैल्यू कितनी है सी डिवाइडेड बाय 0.8, यही तो होगा ना भाई। टी की जो वैल्यू आएगी वो सी डिवाइडेड बाय 0.8 आ जाएगी, ठीक है ना। सो टी विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 0.8। तो 60 2512 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.8। ये मैंने कैंसिल यहाँ पे भी कर सकता था मैं 20 से, मैं इसलिए नहीं किया कि जब आप करोगे सारे इक्वेशन को एक साथ लेके तो आपको समझने में आसानी होती है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, सो दिस वैल्यू ये 20 से हो जाएगा। बाकी के लिए आई सजेस्ट यू कैन यूज कैलकुलेटर, जल्दी कैलकुलेशन आप कर सको। तो 20 इंटू 2512 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ गया 62,800। 62,000, डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी है, खाली लैंग्वेज से आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म में ले आते हैं और इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स,
मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे। मुझसे कहा गया है टोटल वोटर्स एंड टी, जिसमें से वोट जिन लोगों ने कास्ट किया है वो 80% ऑफ टी है, तो यहाँ पे 0C इज इक्वल टू 0.80 आ गया। इसके बाद कंडीशन गिवन है कि जो 4 वोटर्स हैं उसमें से एक को जो वोट मिले हैं वो 30% ऑफ सी मिले हैं, और बाकी 3 को जो वोट्स मिले हैं वो मेरे पास 1:2:3 में मिले हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और गिवन है कि वोटर नंबर 1 और वोटर नंबर 2, मेरा मतलब विनर वोट्स और जो सेकंड नंबर पे आया है उन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास, वो डिफरेंस इज गिवन एज 2512। मैंने टोटल वोटर्स को 60K मान लिया, सी की वैल्यू जिन्होंने कास्ट किया 60K मान लिया। फिर मेरे पास पहला जो वोटर है उसको 1/6 इंटू 42, क्योंकि 30% यहाँ मिल गए हैं 18K, बचा 42K, तो 42K मैंने 1:2:3 में डिवाइड कर दिया, तो 7K, 14K और 21K आ गया। सो 21K माइनस 18K, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का डिफरेंस मुझे गिवन है, K की वैल्यू निकाल ली, C की वैल्यू विल बी इक्वल टू 60 इंटू K, वो वैल्यू निकाल लिया मैंने, एंड T विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय 0.8, तो C डिवाइडेड बाय 0.8, माय आंसर फॉर T विल बी 62,800। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In an examination, there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for wrong answer, and 1 mark was awarded for each unattempted question. Ryan scored a total of 97 marks in the examination. अब तक जो कंडीशन गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन की मार्किंग जो है वो इस तरीके से है कि आपको कुछ क्वेश्चन आपने करेक्ट किए होंगे, कुछ रॉन्ग किए होंगे, और कुछ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड होंगे। ये सब मिला के मेरे पास 75 क्वेश्चंस गिवन है। इसके अलावा मार्किंग में क्या है, जनरली करेक्ट के आंसर मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग के डिडक्ट होते हैं, और अनअटेम्प्टेड के 0 रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अनअटेम्प्ट के लिए भी आपको मार्क मिल रहा है +1। तो इक्वेशन क्या बना सकता हूँ मैं, लेट्स अज्यूम दैट मेरे पास C क्वेश्चन करेक्ट किए हैं मैंने, W क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, और U क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। तो करेक्ट के लिए मुझे मिल गए 3C, रॉन्ग के लिए -1 इंटू W, और करेक्ट के लिए +1 इंटू U। इस तरह से मेरे टोटल मार्क्स कितने गिवन है यहाँ पे 97। दिस इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ मैं, तो 2C माइनस 2W इज इक्वल टू 22, C माइनस W इज इक्वल टू 11। तो C माइनस W की मेरे पास आ गई 11, यानी कि मेरे पास जो करेक्ट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंस है वो मेरे पास 11 है। ठीक है ना। एक कंडीशन लास्ट में क्या गिवन है हमको, if the number of unattempted questions was higher than the number of attempted questions, then the maximum number of correct answer that Ryan could have given the examination। यानी कि मेरे पास टोटल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा है अटेम्प्टेड से, तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्या हो सकता है ये मुझे निकालना है। कंडीशन क्या गिवन है मुझे यहाँ पे कि मेरे पास अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा है अटेम्प्टेड क्वेश्चन से। अब अटेम्प्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, ये कंडीशन गिवन है मुझे यहाँ पे। अब C + W की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 75 माइनस U, 75 माइनस U मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी U की तो यहाँ पे है ही, C + W इज 75 माइनस U, 2U मस्ट बी ग्रेटर देन 75 एंड U मस्ट बी ग्रेटर देन 37.5। 37.5 तो हो नहीं सकता मेरे पास, उससे बड़ा इंटीजर होगा 38। U इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38, ये कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ऑब्वियसली बात है टोटल 75 है और अनअटेम्प्टेड ज्यादा है, तो मेरे पास अनअटेम्प्टेड की मिनिमम वैल्यू 38 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर मेरे पास 37 होते हैं मान लो ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन हो जाएंगे बीइंग करेक्ट और रॉन्ग वो 38 हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो ये तो लैंग्वेज से भी गिवन है, इवन दो इक्वेशन से हमने ये चीज प्रूव कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, मेरे पास W की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो C - 11 आ जाएगी। W की जो वैल्यू आ जाएगी वो C - 11 आ जाएगी। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ W की वैल्यू को, तो C प्लस W की वैल्यू कितनी है C - 11 प्लस U, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 75। सो 2C प्लस U की वैल्यू आ गई है मेरे पास 86। ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास U की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 86 माइनस 2C। 86 माइनस 2C, U की वैल्यू आ गई है 86 माइनस 2C। अब U इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38 है, इसका मतलब 86 माइनस 2C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 38। यही तो मतलब हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ 2C मस्ट बी लेस देन इक्वल टू
16 में से 8 8 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है ना। 2c की वैल्यू c मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, c की मैक्सिमम वैल्यू 24 हो सकती है। हमसे भी क्वेश्चन में यही पूछा है, करेक्ट आंसर जो है c इज लेस देन और इक्वल टू 24, इसका मतलब c की मैक्सिमम वैल्यू 24 हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा था, करेक्ट आंसर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c। सो बहुत जो कंडीशन गिवन है उसको हमने इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आए, इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हमने, क्योंकि हमें c की कंडीशन निकालनी थी, इसलिए c माइनस डब्ल्यू का हमने w को जगह c से यहाँ पे रिप्लेस किया है, और u का हम चेक करके हैं 38 से। तो पहले c और a में एक रिलेशन लेके आए, c और a में रिलेशन लेके आए हैं, c और u में रिलेशन आए हैं, और c और u में रिलेशन लाके u वाली कंडीशन अप्लाई कर दी है, तो c की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 24 आ गई है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 20। Moderate to difficult level question from this. Next question and last question for today. The number of distinct integer values of n satisfying this 4 minus log n base 2 3 minus log n base 4 is less than। तो यहाँ पे log भी आया है मेरे पास inequality भी आई है, कंडीशन मुझे पता होनी चाहिए। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है 4 माइनस log n base 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस log n बेस 4 इज लेस देन 0, यानी ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। 4, अब यहाँ पे देखो बेस 2 है, और यहाँ पे भी मैं कुछ log में बना लूँ तो log m माइनस log n लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो 4 को मैं उस फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करूँगा कि 4 को सबसे पहले तो log का बेस 2 ले लूँ मैं, और यहाँ भी 2 ले लूँगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 की पावर 4 लगा लूँगा तो बाहर मेरे पास 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4, 4 आ गया मेरे पास। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, माइनस log n बेस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे है मेरे पास log, अब यहाँ पे मैं सेम चीज़ अप्लाई करने का ट्राई करूँगा, log 4 बेस 4 पावर 3 से 3 आ जाएगा मेरे पास, माइनस log n बेस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ के ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इज 16 बेस 2 माइनस log n बेस 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, log 64 बेस 4 माइनस log n बेस 4 मस्ट बी लेस देन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n इज log m बाई n। यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे गए हम, log m माइनस log n इज log m बाई n, अगर दोनों का बेस सेम है तो ये हो गया मेरे पास 16 अपॉन n, बेस इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय log 64 बाई n, बेस आ जाएगा 4, राइट, लेस देन 0, ठीक है। अब यहां से इसको मैं लिखूंगा, देखो इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूं, log 16 बाय n बेस 2 डिवाइडेड बाय log 64 बाय n, यहाँ पे 4 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा पहले। अब आपको पता है कि जब बेस में पावर होती है तो 1 अपॉन होके आती है, तो यहाँ पे 1 अपॉन होके आएगी तो 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे लेस देन 0 था, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आए, यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको दोनों साइड 1/2 से डिवाइड कर दूंगा, 0 हो जाएगा। सो फाइनली जो मेरे पास कंडीशन बन के आ रही है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, वो मेरे पास आ रही है log ऑफ बेस 2 16 बाय n डिवाइडेड बाय log 64 बेस 2 इज लेस देन 0। अब आप log की और प्रॉपर्टी पता होगी आपको, log m बाय log n टू द बेस a, log m बाय log n टू द बेस a, तो इसका मतलब ये वो दोनों का बेस सेम है, तो मैं बेस रिमूव कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log 16 बाय n टू द बेस 64 बाय n लेस देन 0। तो जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को मैं फाइनली इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जहाँ से यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। पूरा स्टेप जो भी लॉग की प्रॉपर्टीज है वो यूज करके मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। अब लॉग भी कभी मेरे पास 0 कब होता है, लॉग इज नेगेटिव ओनली व्हेन
when base and the number are of opposite signs. Opposite signs नहीं, sorry, ऑब्वियसली दोनों लेस देन जीरो तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो होगा जब वो अपोजिट साइड ऑफ वन होते हैं। यानी कि अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, और ये वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है देयर आर टू केसेस व्हेन 16/n is greater than 1, then 64/n is less than 1। अगर ये greater than 1 है तो ये less than 1 होगा, या फिर मेरे पास ये less than 1 है, 16/n is less than 1, then 64/n must be greater than 1। ये दो केस होंगे मेरे पास। अब कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नहीं है वो देखते हैं। देखो 16/n is greater than 1, इसका मतलब हुआ n is less than 16, n is less than 16, और यहां से इसका मतलब हुआ n is greater than 64, which is not। अब देखो n 16 से छोटा है और n 64 से बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है 16 से छोटा और 64 से बड़ा हो, तो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी मेरे पास, n is greater than 16, n is greater than 16, और यहाँ पे आ जाएगा n is less than 64, यानी n 16 से बड़ा है और n 64 से छोटा है। अब n जो है मेरे पास इंटीजर है, पहली बात तो कंडीशन यहाँ है गिवन मुझे, n 16 से बड़ा होगा और n 16 से छोटा होगा, और 16 और 64 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। तो n इज ग्रेटर देन 16, n इज लेस देन 64, तो 16 से लेके 17 से लेके और 64 तक मुझे जोड़ने हैं, पर 64 काउंट नहीं करना है। सो 1 to 64 और 64 नंबर, 64 हटा दिया, 63 में से 16 और हटा दिया मैंने, तो मेरे पास 47 विल बी द आंसर। ओके, 48 और 16 64, इसमें से एक और 64 हटा दिया तो 47। सो n की जो वैल्यू होगी मेरे पास 47। सो देयर आर 47n, n इज नॉट इक्वल टू 47, टोटल n, तो n डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n जो यहाँ पे होगी वो मेरे पास 47 होगी। पहले बात n की रेंज बता दूं, n विल बी ग्रेटर देन 16 एंड n विल बी लेस देन 64। these are the values of n which will satisfy this inequality। अब यहाँ पे अगर इंटीजर n नहीं पूछता है तो यू कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ n। अगर यहाँ पे आपसे n की वो नहीं पूछता है, इंटीजर डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं पूछता है, और इनइक्वालिटी की फॉर्म में आपसे रेंज ऑफ n पूछता है, सो n इज ग्रेटर देन 16 एंड n इज लेस देन 64। तो 16 to 64 एक्सक्लूडिंग बोथ 16 and 64 विल बी योर आंसर। बट इट इज आस्क्ड दैट व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज ऑफ n, डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ n। सो वी हैव टू फाइंड आउट n greater than 16 and n less than 64. So how many integers falls between this range? And we can say that there are 47 integer values of n which will satisfy this condition. So there are total 47 values of n which will satisfy this condition. We did nothing, just applied some properties of log, nothing else, and some properties of inequalities. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये आपको शायद नहीं भी पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कोई भी लॉग लेस देन 0 तब होता है, कोई भी लॉग, जैसे ये यहाँ पे लॉग है, ये लेस देन 0 तब होता है जब इसका बेस और नंबर 1 के अपोजिट साइड में होते हैं। यानी कि जब मेरे पास 16/n जो कि नंबर है, अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे जो इसका बेस है वो लेस देन 1 होगा, और अगर यहाँ पे ये वाला नंबर लेस देन 1 होगा तो इसका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, बस 1 के अपोजिट साइड में हो सकती है। एक अगर 1 के इधर है तो एक इधर होगा, एक इधर है तो एक इधर होगा। अप्लाइड दिस कंडीशन एंड फाउंड आउट द आंसर n इज इक्वल टू 47 एंड डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ n आर 47। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस स्लॉट। आई होप द एक्सप्लेनेशन वाज गुड एंड you like the solutions of the questions. Thank you.